और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लग गई है। तो हाईकोर्ट ने तारीखों के ऐलान पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद तारीखों का ऐलान ये कर दिया जाएगा। तो सोमवार रात 12 बजे तक याचिकाकर्ता आपत्ति दाखिल करें। हाईकोर्ट का टिप्पणी ये सामने आई है और वार्ड आरक्षण को लेकर अपनी आपत्ति दाखिल करें, यह स्टेटमेंट हाईकोर्ट का सामने आया है। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर यह रोक लगी है। और वहीं गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इससे पहले वो सितंबर 2021 में गुजरात के सीएम बने थे। भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह किसी मेगा शो से कम नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई दिग्गज भी नजर आए। और देश भर में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से देश को जोड़ने के लिए निकले हैं और अब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अगुवाई में आज यह यात्रा चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा यह शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंची। ब्रजलाल खबरी के साथ ही सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। पूर्व सांसद ब्रजलाल ने यह यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि देश के लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। और वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने अपनी जीत पक्की करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात जीत हासिल हुई उससे बीजेपी के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह है और उसी उत्साह को अपने कार्यकर्ताओं में बनाए रखने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए निकाय चुनाव का शंखनाद करने के लिए योगी राज भगवान श्री कृष्ण की नगरी से उसकी शुरुआत उन्होंने की है। कार्यक्रम उन्होंने वहां से शुरुआत इसकी की और इसके तहत कल योगी मथुरा के बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वो भाग लेने आ रहे हैं। और वहीं विधायक दिनेश रावत के बयान के बाद यूपी बीजेपी दिनेश रावत से किनारा करती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि कौन क्या बयान देता है ये उसकी अपनी निजी राय हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी भावनाओं के आधार पर कौन क्या व्यक्तिगत बयान दे रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद प्रियंका रावत ने भी दिनेश रावत के बयान को निजी बताया है। प्रियंका रावत ने कहा कि यह बीजेपी का बयान नहीं है बल्कि विधायक दिनेश रावत का यह अपना बयान है। आपको बता दें कि दिनेश रावत ने कहा था कि जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं यदि टिकट नहीं मिला तो वो लोग चुनाव नहीं लड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद अगर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ लड़े चुनाव तो फिर बुलडोजर भेजा जाएगा। कौन क्या कहता है कहने के ऊपर कभी जाते नहीं नहीं जाते हैं। बयान एक अपनी भावनाओं के आधार पर होते हैं। कौन कैसा बयान दे रहा है हम व्यक्तिगत बयानों पर कभी ध्यान नहीं देते। हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन की बात करते हैं ना कि व्यवस्था है। और वह इन्वायरमेंटल सेंसर यानी कि पर्यावरण सूचकांक के प्रथम पायदान आने पर और केंद्र सरकार से पुरस्कार होने के बाद यह लखनऊ स्मार्ट सिटी और नगर निगम लखनऊ रोज नए जनहित के काम भी कर रहा है। और इन्हीं कामों के विस्तृत अध्ययन करने और उनकी जानकारी लेने के लिए बेंगलुरु के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने स्मार्ट सिटी लखनऊ कार्यालय के सभागार में जानकारी ली है। वहीं अधिकारियों ने उनको नगर निगम लखनऊ और स्मार्ट सिटी के कार्य योजना के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान आपको बता दें कि MSI प्रोजेक्ट के तहत सॉलिड वेस्ट के निस्तारण को कैसे किया जा रहा है इसका भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रही जीएसटी विभाग की छापेमारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि यूपी सरकार ने अगले 72 घंटे तक के लिए जीएसटी विभाग को छापेमारी के रोकने के आदेश दिए हैं। इस छापेमारी को लेकर पूरे प्रदेश भर में आक्रोश था और हर जिले में व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। व्यापारियों का यह आरोप था कि जीएसटी विभाग के अफसर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से प्रदेश स्तर पर जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी से यूपी के सभी जिलों के व्यापारियों में हड़कंप मचा है, जिसके चलते अधिकतर बाजार बंद हैं। जीएसटी टीम की छापेमारी से डरे व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके इधर उधर भाग रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं राजधानी लखनऊ के यजदान बिल्डिंग पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर के साथ ही एलडीए टीम ध्वस्तीकरण में जुटी हुई थी। आपको बता दें कि प्राण नारायण रोड पर
यजदान बिल्डिंग है और नजूल की भूमि पर बनी इस बिल्डिंग का मानचित्र नियमों को ताक पर रखकर यह तैयार किया गया था और एलडी के अधिकारियों ने भी बिना कुछ देखे मानचित्र को पास भी कर दिया है। और देश में अब रेलवे की पटरियों पर अब जल्द ही सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भी आपको दौड़ती भी नजर आएगी। रेलवे ने सौर ऊर्जा से ट्रेनों को संचालित करने के लिए बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आगरा डिवीजन की पीआरओ प्रशासन श्रीवास्तव का कहना है कि रेलवे स्टेशन के साथ साथ रेलवे के तमाम कार्यालयों को सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा रेलवे ने सौर ऊर्जा से अप्रैल से सितंबर में 1.97 लाख रुपए की बिजली बनाई है। आगरा रेल डिवीजन ने सौर ऊर्जा से 6 महीने में 40 लाख रुपए की बचत की है। मैम, भारत ऊर्जा सौर ऊर्जा की तरफ काफ़ी तेजी के साथ में बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी इसके ऊपर अग्रसर हैं और मन से भी लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। मैम, भारतीय रेलवे की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देश की रीढ़ की जाती है। क्या चल रहा है इसको लेकर? जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से भारतीय रेल डीजल से इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अब रेल के जो मेन स्पॉट्स होते हैं, स्टेशंस, ऑफिसेज के साथ साथ ट्रेनें भी बिजली से ही चलती हैं। इसलिए आगरा मंडल ने भी बढ़ चढ़ के सौर ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अभी आगरा मंडल में 16 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे हमने सोलर प्लांट्स, सोलर सेल्स इंस्टॉल किए हैं, उनसे बिजली जनरेट कर रहे हैं। आगरा मंडल में 1.6 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगा हुआ है। 2022 और 23 इस साल की अगर हम बात करें तो अप्रैल से सितंबर तक 9.7 लाख किलोवाट आवर की बिजली जनरेट हो चुकी है, जिससे कि रेलवे ने 40 लाख रुपए बिजली के रूप में बचत की है। जिस तरीके से देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुरूप अब देश के अंदर विद्युत की खपत लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसकी चिंता देश की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। उसी क्रम में भारतीय रेल मंत्रालय भी इस पर मंथन कर रहा है और उसने आगे काम करना शुरू कर दिया है। आगरा की बात करें तो आगरा में पिछले 6 महीने में 100 ऊर्जा के चलते 40 लाख रुपए की बचत की है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के साथ साथ और तमाम जगह पर सौर ऊर्जा यंत्र लगाए जा रहे हैं और आप पीछे देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा यंत्र है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। इसी तरीके से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ आगरा फोर्ट है, राजा मंडी है, मथुरा है और आगरा डिवीजन में जो भी स्टेशन आने वाले हैं उन सब में इस तरीके की प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर रेल मंत्रालय सूत्रों की कहें माने तो आने वाले समय में जो ट्रेनें हैं आज जहां विद्युत से चलती हैं और पहले भाप से चलती थी, डीजल से चलती थी, अब आने वाले समय में सूत्रों के अनुसार वो इन सौर ऊर्जा यंत्रों से चल सकती हैं। अब देखना होगा कि रेलवे इन गाड़ियों को, सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों को पटरी पर कब दौड़ाता है, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत की खपत बढ़ रही है वो देश के लिए चिंता का विषय है। और देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि लोगों को अपने घरों पर भी सौर ऊर्जा का यंत्र लगाना चाहिए और जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है लोगों को ई बाइकिंग और ई बैटरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखना होगा रेल मंत्रालय का ये नया उपक्रम कब तक देश को सौंपा जाता है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबर की कर लेते हैं। अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है। नार्को टेस्ट को लेकर हत्याकांड के आरोपियों ने 10 दिन का टाइम मांगा। मामले में आज नोटिस जारी होने थे, लेकिन आरोपियों ने पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए जेएम कोटद्वार से यह समय मांगा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अंकिता के आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने शुक्रवार को न्यायालय में अर्जी दे दी थी। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी नाम के खुलासे की मांग की जा रही है और पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की बैठक इस वक्त चल रही है और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ये बैठक ले रहे हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर यह बैठक है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल भी मौजूद हैं इस बैठक में। कमलेश सैनी और अजय टमटा भी इस बैठक में मौजूद हैं। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं।
और राजधानी देहरादून को जून 2023 से पहले स्मार्ट सिटी में बदलने का लक्ष्य यह रखा गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार से अधिकारी से लेकर नेता सब परेशान हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी के तौर पर देहरादून का यह सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं हुआ और इसके लिए सरकार को गंभीरता से अब विचार करना चाहिए। अब देखिए, मुझे अब मालूम नहीं, क्योंकि मैं अब उस जिम्मेदारी पर नहीं हूं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देहरादून की जो स्मार्ट थी, ये इसका जो सिलेक्शन हुआ था आखिरी राउंड में हुआ था और 99 नंबर 100 सिटीज़ में 99 नंबर पे इसका सिलेक्शन हुआ था और 99 जो लास्ट राउंड था उसमें ये टॉप 1 पर आई और देश में जो 100 स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसमें ये 9वें नंबर पर आ गई थी उस समय। अब क्या कारण है ये मैं नहीं बता सकता, ये सरकार ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती है, लेकिन हाँ, क्योंकि जून 23 तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा होना है। और वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आयुक्त कर कार्यालय में बिल लाभ और इनाम पाओ योजना के पहले महीने ऑनलाइन लकी ड्रॉ भी निकाला है और इस दौरान 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से यह लिस्ट तैयार की गई है। वहीं कार्यक्रम के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाभ इनाम पाओ योजना यह चलाई है और इस योजना के पहले लकी ड्रॉ की घोषणा आज ही की गई है। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ में 500 विजेता मोबाइल फोन, 500 विजेता स्मार्ट वॉच और साथ ही 500 विजेता एयर बग के ये निकाले गए हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं पिछली बार हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। 500 500 500 500 में घड़ियाँ, 500 में 500 में फ़ोन, 500 में घड़ियाँ, 500 में एयरफोन हम लोग आज यहाँ पे उनकी घोषणा की है। और अभी तक आप लोग जानते हैं कि 6058 लोग इसमें जिनका रजिस्टर्ड हुए थे और 2535 पे हम लोगों ने ये स्कीम आज इसका इनाम निकाला है। और मैं सबको, जितने भी ये स्कीम है, ये बड़ी पारदर्शी तरीके से, यानी कि आप जानते हैं कि पहले लॉटरी सिस्टम दूसरे टाइप का था, इस बार लॉटरी सिस्टम सीधा ऑनलाइन करके किसी को कोई शिकायत ना रहे, पारदर्शी तरीके से किया है। और वे उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने 3 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं और अपने दौरे के दौरान लोक निर्माण मंत्री ने केदारनाथ रुद्रप्रयाग विधानसभाओं के क्षेत्र के दौरा किया है। यहां पर लोगों ने सतपाल महाराज को यात्रा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने सभी मांगों और क्षेत्रीय समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के लिए विभागों को आदेश भी दिए हैं। 6,25,62,000 रुपए की जो हमने विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये 6,25,62,000 की सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। बहुत प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रवास करें और वहां जाएं और वहां की समस्याओं को देखें। और वे उत्तराखंड सचिवालय में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच 5 साल के लिए MOU ये साइन किया गया है। उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में ये समझौता प्रदेश की जनता के लिए काफी मायने रखता है। आपदा प्रबंधन के सचिव रणजीत सिन्हा का कहना है कि मौसम विभाग का फोरकास्ट ज्यादातर स्टिक होता है और लेकिन ज्यादातर बेहतर लोकेशन के लिए इस काम पर यह किया जाता है, जिनके चलते पार्टनरशिप बेहद जरूरी है ताकि लोकेशन की सही जानकारी मिले और आपदा की स्थिति होने से पहले ही मैन पावर वहां पर उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार काफी बजट भी खर्च करेगी। जैसा कि हमने बताया, MOU एक पार्टनरशिप है IMD और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और IMD के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनके पास, जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना
मिल सके। आप देख रहे हैं कि जो मीडिया में इंफॉर्मेशन आज आपको मिलती है, तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और बताते भी समय समय पर कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट या वार्निंग दी गई है वो सही रही है, अच्छी रही है। तो इसमें दो पहलू हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है, क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। और वहीं बागेश्वर में हर सोमवार के जिलाधिकारी अनुराधा पाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाला जनता दरबार धीरे धीरे जन समस्याओं के समाधान की दिशा में ये रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। बागेश्वर जिले के तीनों तहसील गरुड़, बागेश्वर, कपकोट क्षेत्रों की जनता अपनी समस्याओं को जनता दरबार में रख भी रही है और जिसका निदान जिलाधिकारी कर भी रही हैं। वहीं बागेश्वर क्षेत्र से आए फरियादियों का कहना है कि जनता दरबार के आयोजन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और अब तक जमीनी स्तर पर 25% समस्याओं का समाधान हुआ है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, लगभग 9-10 मांगे ऐसी हैं हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं। वो दानपुर क्षेत्र की सबसे पहला मुद्दा है सड़कें वहाँ की बद से बदतर हैं, मतलब यात्रा हो तो रही है लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। ग्राम जोनी लखमार, मैं ग्राम नरवाड़ी का निवासी हूँ और पिछले 5 साल से उस रोड रोड बन चुकी है। अभी तक वहाँ पे एक पुल की समस्या, उस पुल के लिए कोई अभी तक कोई आगे नहीं आया। कई चीज़ों में तो हमें समस्या हमारी सॉल्व हुई है। 100 में से 25% हम कह सकते हैं समस्या सॉल्व हुई है, लेकिन 75% हमारी रखी हुई है। जैसे विद्युत विभाग से है, हमारे गांव में कई लाइट के पोल एकदम नीचे से खत्म हो गए हैं सर। और वहीं हल्द्वानी में नगर निगम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पुलिस विभाग को 40 लाख की धनराशि दी है। आपको बता दें कि इस धनराशि से पुलिस विभाग हाईटेक सीसीटीवी कैमरा खरीदेगा, जिससे कि क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस को काफी हद तक मदद मिलेगी। इस दौरान मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर मेयर ने कहा कि आज के दौर में ज्यादातर अपराधों का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी का ही हेल्प ली जाती है। लिहाजा हल्द्वानी शहर में आम जन की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम ने सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस को 40 लाख रुपए की धनराशि दी है और साथ ही आगे और भी सीसीटीवी कैमरे ये लगवाए जाएंगे। अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कोई भी अगर अपराध घटित होता है तो सीसीटीवी के माध्यम से उसका अनावरण किया जाना इजी होता है। और माननीय मेयर साहब द्वारा आज हमें पुलिस विभाग को 40 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल और महापौर महोदय के बीच में हुई वार्ता के क्रम में नगर निगम बोर्ड द्वारा 40 लाख रुपया शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए स्वीकृत किया है, जिसके अंतर्गत क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल और कूड़ा प्रबंधन की निगरानी, अर्थात जहां जगह जगह शहरों में लोग कूड़ा डंप कर देते हैं उसकी निगरानी करना, जांच करना, यदि कोई किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझ करके नए नए क्षेत्रों में कूड़ा फैलाने का काम किया जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम किया जाना है। इस दृष्टि से 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज चेक हम पुलिस विभाग को हस्तांतरण कर रहे हैं। और वहीं रामनगर वन प्रभाग के दायरे में आने वाले सीताबनी जोन में लिमिटेशन को बरकरार रखने के लिए ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वन विभाग लिमिटेशन को हटाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन भी करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ लिमिटेशन को हटाने के लिए कॉर्बेट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी की रोड पर भ्रमण की अनुमति ये दी जाए। दोनों पक्षों के धरने पर बैठने से वन विभाग के लिए नई चुनौती ये खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाटकोट मोटर मार्ग पर हर रोज लगभग 200 जिप्सियां पर्यटकों को घुमाने के लिए यहां से निकलती हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। हमारे बहुत टाइम से यहाँ पर जो डिमांड है, एक तो जहाँ ग्रामीणों को जो सीताबनी पर्यटन जोन है यहाँ पर जो जिप्सियों का लिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। 200-300 गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं एक स्लॉट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। फिर यहाँ पर क्या होता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों को कई बार जाम से गुजरना पड़ता है, कई बार यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती है। आपने पहले भी देखा लिमिटेशन को लेके ही है। हमने डीएफओ साहब के संज्ञान में पहले भी डाला है कि लिमिटेशन नहीं होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। तो लिमिटेशन उन्होंने हमारी बात मानी और लिमिटेशन बरकरार रखी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर वो लिमिटेशन को हटाने का जो है उनके प्रयास चल रहा है। तो उनसे अभी हमारा अनुरोध है कि लिमिटेशन हटाई जाए, जो लिमिटेशन उन्होंने करी है उसको यथावत रखें। उससे स्थानीय ग्रामीणों में भी राहत की सांस ले रहे हैं। और अगर लिमिटेशन हटाई गई तो यहाँ अराजकता होगी और हम टेढ़ा गेट बंद कर दें, उसका सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। और खबर देहरादून से है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह
नगनियाल ने आज पुलिस लाइन देहरादून के सभी अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है और गोष्ठी के दौरान समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध होने से पहले उसे रोकने पर काम करें और साथ ही पेशेवर अपराधियों की कुंडली खंगालते हुए उनके खिलाफ गुंडा गैंगस्टर्स की कार्रवाई में तेजी लाने की भी जरूरत है। और वहीं हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में पिछले 2 महीने से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम ये ठप पड़ा है और गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी को नगर निगम ने नोटिस भेजकर जुर्माना लगा दिया था, जिसके बाद से गैस पाइपलाइन बिछाए जाने वाले काम पर यह रोक लगी थी और एक बार फिर से अब नगर निगम दोबारा से गैस लाइन बिछाने की अनुमति अब ये मिली है। लेकिन इस बार नगर निगम का यह कहना है कि कंपनी को सशर्त अनुमति दी जाएगी क्योंकि कंपनी नगर निगम की सड़कों को खोद देती है लेकिन उसको भरने में लेट लतीफी होती है। लगभग 1.5 महीने पूर्व इनका जो रेस्टोरेशन कार्य था वो संतोषजनक न पाए जाने पर हमने इनका जो वर्क ऑर्डर था और जो अनापत्ति थी वो निरस्त कर दी थी। इसके बाद उनके द्वारा प्रत्यावेदन दे करके अनुरोध किया गया कि एक थर्ड पार्टी जांच कराई जाए इसमें। तो नगर हमारे महापौर महोदय के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई है अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में। वो कमेटी की जांच रिपोर्ट आज मैंने जानकारी प्राप्त की तो लगभग एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के बाद हम उनको पुनः ऑर्डर करेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए उनको आदेश करेंगे और क्षतिपूर्ति अगर उनके द्वारा की जाती है तो भविष्य में उनके द्वारा कैसे पाइपलाइन बिछाई जाएगी और किस प्रकार से हम उसके रेस्टोरेशन का कार्य करेंगे, इस पर एक नया निर्णय करते हुए आदेश किया जाएगा। गैस पाइपलाइन को बिछाया जाना भी अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ संतोषजनक कार्य करते हुए रेस्टोरेशन का कार्य किया जाना भी उतना ही जरूरी है शहर के लिए। इन दोनों में तालमेल बैठाते हुए पुनः आदेश किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।